नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो DMRC, इसरो, DRDO, JVNL, ITI आदि कंपटीशन एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज 3 हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत इस्त्री का उपयोग करते समय विद्युत झटका अनुभव किया गया है, इसका संभावित कारण हो सकता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है आपूर्ति केबल में लघु परिपथ, ऑप्शन नंबर 2 है आपूर्ति का अधिक होना, ऑप्शन नंबर 3 है इस्त्री में भूमि दोष, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इस्त्री में भूमि दोष। क्या होगा? इस्त्री में भूमि दोष, इसे अर्थ दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ दोष। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। ओम का नियम अनुसार, तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। तो दोस्तों यहाँ पे V बराबर R दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में R बराबर I बटा V दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी R बराबर V बटा I दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी V बराबर I बटा R दिया गया है। तो दोस्तों हम इसकी एक ट्रिक है वीर। क्या है? वीर, जिसकी सहायता से हम सारे फार्मूले चेक कर सकते हैं। यदि हमें वोल्टेज ज्ञात करना हो तो V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू आर हो जाएगा। यदि हमें क्या करना हो? I ज्ञात करना हो तो I बराबर V बटा R हो जाएगा। यदि हमें R ज्ञात करना हो तो R बराबर V बटा I हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? C होगा, R बराबर V बटा I। सही आंसर क्या होगा? R बराबर V बटा I। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। सामान्यतः कौन सा बल्ब अधिक विद्युत शक्ति खपत करेगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है LED बल्ब, ऑप्शन नंबर 2 है CFL, ऑप्शन नंबर 3 है फ्लोरोसेंट, ऑप्शन नंबर 4 है टंगस्टन तत्व बल्ब। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से टंगस्टन तत्व लैंप अधिक शक्ति खपत करेगा, क्योंकि टंगस्टन एक उच्च प्रतिरोधी धातु है। क्या है? उच्च प्रतिरोधी धातु है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। हेलोजन बल्ब में किस धातु का फिलामेंट उपयोग किया जाता है? हेलोजन बल्ब में किस धातु का फिलामेंट उपयोग किया जाता है? दोस्तों हेलोजन बल्ब गाड़ियों की हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला बल्ब है, जिसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट उपयोग किया जाता है। किसका फिलामेंट? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक को किस क्रम में जोड़ा जाता है? दोस्तों एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में चौक को ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, 1 नंबर श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। बल्ब की आयु व्यक्त की जाती है। दोस्तों बल्बों की आयु घंटों में व्यक्त की जाती है, जैसे 5000 घंटे, 1000 घंटे, 9000 घंटे आदि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? घंटों में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। सामान्यतः एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के द्वारा शक्ति व्यय है। दोस्तों एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की शक्ति खपत एकदम बिल्कुल निर्धारित होती है 40 वाट। कितनी होती है? 40 वाट। एक स्टैंडर्ड फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की वाटेज क्षमता कितनी होती है? 40 वाट होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? 60 वाट किसकी होती है? फैन की होती है, सीलिंग फैन की होती है। ऑप्शन नंबर 2 है 100 वाट। ये किसकी होती है? लैंप की होती है। किसकी होती है? लैंप की होती है।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एक कम दबाव सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों सोडियम वेपर लैंप का उपयोग रोडों पे या ऐसी कॉमर्शियल जगह जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह हो वहाँ पे किया जाता है। तो इसके अंदर सोडियम प्लस नियोन प्लस आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, लैप वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों लैप वाइंडिंग आर्मेचर में की जाने वाली वाइंडिंग होती है। किस में की जाने वाली होती है? आर्मेचर में की जाने वाली होती है। तो लैप वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? समांतर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। इसमें समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। पोलों की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रत्यावर्ती मशीन में कौन सी वाइंडिंग उपयोग की जाती है? दोस्तों प्रत्यावर्ती मशीन में खुली वाइंडिंग की जाती। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? खुली वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एक दिष्ट धारा जनित्र के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यावर्ती प्रकार का, ऑप्शन नंबर 2 है दिष्ट प्रकार का, ऑप्शन नंबर 3 है उपरोक्त तीनों, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती प्रकार का, क्योंकि किसी भी मशीन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है? एसी प्रकार का होता है। कैसा होता है? एसी प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आर्मेचर ड्रम के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आर्मेचर का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का। क्यों? क्योंकि हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी डीसी मशीन के आर्मेचर दोष की जांच हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों एक आर्मेचर में 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं। कितने प्रकार के दोष? 3 प्रकार के। नंबर 1 है अर्थ दोष। नंबर 1 क्या है? अर्थ दोष। नंबर 2 है शॉर्ट सर्किट। नंबर 3 है ओपन सर्किट। कौन सा दोष है? ओपन सर्किट। ठीक है, एक आर्मेचर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, अर्थ दोष, शॉर्ट सर्किट दोष और ओपन सर्किट दोष। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नियॉन फेज टेस्टर द्वारा। इसके द्वारा दोस्तों हम फेज का परीक्षण कर सकते हैं। किसका परीक्षण कर सकते हैं? फेज का परीक्षण कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है 2 नंबर ग्राइंडर। ग्राइंडर के द्वारा हम किसी चीज़ को घिस सकते हैं। अगला 3 नंबर ऑप्शन है ग्राउलर। दोस्तों ग्राउलर के द्वारा हम ये तीनों दोष की जांच कर सकते हैं। एक इक्विपमेंट होता है वी प्रकार का जिसके अंदर खांचा बना होता है, उसके ऊपर आर्मेचर को रखकर हम उसके अर्थ दोष, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोष को की जांच कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है 4 नंबर वोल्ट मीटर। दोस्तों वोल्ट मीटर के द्वारा हम किसी भी परिपथ की वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राउलर द्वारा। किसके द्वारा? ग्राउलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से परिणामित्र वाइंडिंग का प्रकार है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्टार्टिंग व रनिंग, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सीरीज व शंट, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है प्राइमरी व सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है लेप व वेव। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 स्टार्टिंग व रनिंग, यह सिंगल फेज मशीन की वाइंडिंग है। किस मशीन की वाइंडिंग है? सिंगल फेज मशीन की वाइंडिंग है।
ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सीरीज व शंट। ये किस मशीन की वाइंडिंग है? डीसी मशीन की वाइंडिंग, डीसी मशीन की वाइंडिंग है। अगला ऑप्शन है 3 नंबर प्राइमरी व सेकेंडरी। ये दोस्तों ये वाइंडिंग किस में होती हैं? ट्रांसफार्मर में होती हैं। जिस वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जिस वाइंडिंग को लोड के साथ जोड़ा जाता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है 4 नंबर लेप व वेव। यह वाइंडिंग आर्मेचर में की जाती है, डीसी मशीन के आर्मेचर में लेप व वेव। इसका सही आंसर क्या हुआ? प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग। एक ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। वह परिणामितर प्रकार कौन सा है जिसकी वाइंडिंग चारों ओर कोर से घिरी हो? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कोर प्रकार, ऑप्शन नंबर 2 है सेल प्रकार, ऑप्शन नंबर 3 है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इन ऊपर वाले दोनों में से एक होगा, जिसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सेल प्रकार का। दोस्तों एक सेल प्रकार के कोर में क्या होती है? चारों ओर कोर होती है और इसके बीच के हिस्से में क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। कोर प्रकार के इस प्रकार का होता है, कोर प्रकार का, ठीक है। इसके दोनों पार्ट्सों पे क्या की जाती है? प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सेल प्रकार का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्न परिणामितर वाइंडिंग में किस वाइंडिंग का वोल्टेज मान अधिक होता है? निम्न परिणामितर वाइंडिंग में से किस वाइंडिंग का वोल्टेज मान अधिक होता है? दोस्तों प्राथमिक वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जिसे ट्रांसफार्मर को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। द्वितीयक वाइंडिंग वह वाइंडिंग जिसको किसके साथ जोड़ा जाता हो? लोड के साथ जोड़ा जाता हो। एलटी वाइंडिंग वह वाइंडिंग जो लो टेंशन निम्न वोल्टेज पे काम करती हो। एचटी वाइंडिंग जो हाई टेंशन अत्यधिक या उच्च वोल्टेज पे काम करती हो। तो किस वाइंडिंग का वोल्टेज मान अधिक होगा? तो दोस्तों एचटी वाइंडिंग का वोल्टेज का मान क्या होगा? अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए किया जाता है। दोस्तों किस में पूछा है? दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा को, यानी डीसी को किस में बदलना है? एसी में बदलना है। डीसी को एसी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके द्वारा हम डीसी में फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर सकते हैं। किस में? डीसी विद्युत धारा में क्या कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए था कन्वर्टर। इसके द्वारा हम एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदल सकते हैं। और अगला 3 नंबर ऑप्शन था ऑसिलोस्कोप। इसके द्वारा हम एसी और डीसी के साइन वेव को देख सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की सहायता से हम एसी को किस में बदल सकते हैं? डीसी में बदल सकते हैं। केवल किस? एसी से डीसी में, लेकिन डीसी से एसी में नहीं बदल सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑसिलेटर होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। बैटरी का अपेक्षित घनत्व किस में नापा जाता है? दोस्तों मल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है लेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है वायर गेज। मल्टीमीटर की सहायता से हम धारा को, वोल्टेज को, प्रतिरोध को आदि को माप सकते हैं। हाइड्रोमीटर की सहायता से हम बैटरी का अपेक्षित घनत्व माप सकते हैं। किसका? बैटरी का अपेक्षित घनत्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
हाइड्रोमीटर होगा। वायर गेज की सहायता से हम क्या नाप सकते हैं, वायर का SWG में मान सकते ना माप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, हाइड्रोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वह इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति जिसका उपयोग AC प्रकार की विद्युत धारा को DC प्रकार की विद्युत धारा में बदलने हेतु किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने इसकी बात पहले भी क्वेश्चन में की थी कि रेक्टिफायर की सहायता से AC को DC में बदला जा सकता है। किसकी सहायता से, रेक्टिफायर की सहायता से AC को DC में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर से आउटपुट लेते समय उपयोग होने वाले वोल्टेज एम्पलीफायर का कार्य है। एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर से आउटपुट लेते समय उपयोग होने वाले वोल्टेज एम्पलीफायर का कार्य। दोस्तों वोल्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट में क्या है, वोल्टेज के मान को अधिक करना। क्या करना, वोल्टेज के मान को अधिक करना। इन्वर्टर में बैटरी से इनपुट कितना होता है, 12 वोल्ट होता है और आउटपुट में हमें मिलता है 230 वोल्ट। कितना मिलता है, 230 वोल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। दोस्तों रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है। हमने यह पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वह मोटर कौन सी है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है यूनिवर्सल मोटर। इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, 5 से 7 गुना होता है। कितना होता है, 5 से 7 गुना होता है। ऑप्शन नंबर 2 है तुल्यकालिक मोटर। इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगला किस ऑप्शन है 3 नंबर, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर। इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर से कम होता है और तुल्यकालिक मोटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 4 है सर्पिल वलय प्रेरण मोटर। इसका भी टॉर्क गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर से ज़्यादा होता है और यूनिवर्सल मोटर से क्या होता है, कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तुल्यकालिक मोटर, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से घूर्णन करता है उसे कहते हैं। दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं। इसको दूसरा नाम होता है सिंक्रोनस गति। क्या होता है, सिंक्रोनस गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, तुल्यकालिक मोटर की गति किसके समानुपाती होती है। दोस्तों तुल्यकालिक मोटर की गति आपूर्ति फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, क्योंकि एक तुल्यकालिक मोटर में पोलों की संख्या एक बार स्थापित करने के बाद उन्हें बार बार परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है फ्रीक्वेंसी का। हम फ्रीक्वेंसी का मान बदलकर तुल्यकालिक मोटर की गति को कम व ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपूर्ति फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पोलों की संख्या अधिक करने से तुल्यकालिक मोटर की गति। दोस्तों पोलों की संख्या बढ़ा देने से तुल्यकालिक मोटर की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा, कम हो जाएगी। दोस्तों मोटर में पोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है NS बराबर 120 गुणा F बटा P। यदि हम पोलों की संख्या बढ़ा देंगे तो सिंक्रोनस गति का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कौन सा प्रतिरोधक प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए LED प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, LED प्रतिरोधक का। तो सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर LED प्रतिरोधक। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एक DC परिपथ में सामान्यतः किस प्रकार का लोड होता है।
तो दोस्तों डीसी परिपथ में हमेशा प्रतिरोधक प्रकार का क्या होता है, लोड होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा क्षमता बढ़ती है, धारा क्षमता घटती है, विद्युत वाहक बल बढ़ता है, विद्युत वाहक बल घटता है। दोस्तों श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा का मान समान होता है। तो जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोस्तों विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है, विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोधक। दोस्तों किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, अमुक कार्य को किया जाना किसी चिन्ह के अंतर्गत आता है। दोस्तों किसी भी कार्य को किया जाना किस में आता है, अनिवार्य चिन्ह के अंदर आता है। किस में आता है, अनिवार्य चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है किसी कार्य को न करने की सलाह देना। सचेतक चिन्ह का मतलब होता है किसी भी कार्य की सूचना देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। दोस्तों बी क्लास की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शुष्क चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, वर्ग डी की आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों वर्ग डी की आग बुझाने के लिए झाग प्रकार की अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्ग डी के अंदर विद्युत में लगी आग को शामिल किया जाता है। विद्युत की आग में हम पानी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि झाग के अंदर क्या होता है, पानी होता है। दोस्तों इसके अंदर सीटी का उपयोग कर सकते हैं, हेलोन का कर सकते हैं, CO2 का कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्न में से कौन सा औजार तारों की लंबाई नापने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की लंबाई नापने के लिए स्टील इंच टेप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, स्टील इंच टेप का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टील। 4 नंबर होगा स्टील इंच टेप। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, PVC तथा धातुओं की वस्तुओं को काटने के लिए कौन सा औजार उपयुक्त होगा। तो दोस्तों PVC तथा धातुओं को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड या हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न में से विद्युत की इकाई है। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, विद्युत धारा की इकाई पूछी। किसकी पूछी है, विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसे एमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसे एमीटर के द्वारा मापा जाता है और इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में से कौन वैद्युतिक उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों जनरेटर चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, पंखा चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, MCB चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। ऊपर वाले तीनों की क्या करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, 4 नंबर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत धारा के कौन से प्रभाव के कारण होती है। दोस्तों क्या पूछा है, विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत धारा के कौन से प्रभाव के कारण होती है। तो दोस्तों विद्युत अपघटन की क्रिया एक ही प्रभाव के अंदर होती है, वो है रासायनिक प्रभाव। किस में होती है, रासायनिक प्रभाव के अंदर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, वैद्युतिक वायरिंग के परीक्षण के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वैद्युतिक वायरिंग के परीक्षण के लिए मेगर मीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वैद्युतिक वायरिंग में
इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होगा तो हमारी लीकेज धारा हो सकती है, जिससे हमारी अनावश्यक शक्ति खर्च हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न में से एक सुरक्षा युक्ति है। दोस्तों, वन वे स्विच, ICDP स्विच, इंडिकेटर, ये तीनों के तीनों क्या हैं? कंट्रोलिंग युक्ति हैं। क्या हैं? किसी भी परिपथ को कंट्रोल करने के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है MCB, तो इसका ये सही आंसर होगा। MCB क्या होती है? एक सुरक्षा युक्ति होती है जो ओवरलोड के समय या अत्यधिक धारा के समय क्या होती है? ट्रिप हो जाती है। इसे हम सामान्य ऑन ऑफ ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, घरेलू प्रकाश व्यवस्था हेतु फर्श से लैंप की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों, यह एक स्टैंडर्ड होती है 2.5 मीटर। क्या होती है? 2.5 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, एक कंट्रोलिंग बोर्ड में लगे इंडिकेटर को हमेशा जोड़ना चाहिए। दोस्तों, इंडिकेटर के अंदर एक लैंप लगा होता है और किसी भी लैंप को सप्लाई के किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, प्रतिरोधक के नियमानुसार किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध, तो दोस्तों किसी भी अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध रेखीय रूप से क्या होता है? कम होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, व्हीट स्टोन के द्वारा मापन किया जाता है। दोस्तों, व्हीट स्टोन के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, किरचॉफ के प्रथम नियम को कहा जाता है। दोस्तों, किरचॉफ के प्रथम नियम को बिंदु का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंदु का नियम। इसे धारा नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा नियम। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, एक वैद्युतिक परिपथ में ओपन सर्किट है, इसमें प्रभावित होने वाली धारा होगी। दोस्तों, एक ओपन सर्किट परिपथ में धारा का मान क्या होगा? 0 होगा। यदि परिपथ हमारा बीच से टूट गया हो तो उसे ओपन सर्किट कहते हैं, और ओपन सर्किट में धारा का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, GI वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है? दोस्तों, किसी भी तार की लंबाई बढ़ाने के लिए सीधा जोड़ उपयोग किया जाता है। ये GI वायर की लंबाई बढ़ाने की बात कर रहा है तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ का उपयोग किया जाएगा। यह जोड़ अत्यधिक मजबूत होता है। यदि हमारे पास वेस्टर्न यूनियन जोड़ का ऑप्शन नहीं होता तो हम ब्रिटानिया सीधा जोड़ भी इसके अंदर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास वेस्टर्न यूनियन जोड़ दिया गया है तो हम वेस्टर्न यूनियन जोड़ ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्न में से किस चालक पदार्थ का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? दोस्तों, चांदी, सोना, कॉपर और यूरेका। इन चारों में से यूरेका का प्रतिरोध क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, विद्युत हीटर का फिलामेंट बनाने में उपयोग की जाने वाली धातु है। दोस्तों, विद्युत हीटर का फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्न में से कौन सा चालक पदार्थ बैटरी के इलेक्ट्रोड में उपयोग आता है? दोस्तों, बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का, दोस्तों, बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेड का उपयोग किया जाता है।